नमस्कार। आज हम नया पाठ देखेंगे। पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन और इसके लेखक है प्रवीण बरदापुरकर। पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, ध्यान से सुनिए। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप परिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सीधी साधी, रोचक और संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड आदि। आलेख, वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। फलस्वरूप पाठकों एवं रचनाकारों में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। अब पाठ परिचय देखिए। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार पत्र हो अथवा टेलीविज़न के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है तथा बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। तो ये हो गया लेखक का परिचय और पाठ का परिचय। अब हम परिच्छेद के अनुसार पाठ का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो पहले मैं आपको ब्लॉग लेखन क्या होता है इसके बारे में संक्षिप्त में बताती हूँ। ब्लॉग लेखन का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान या किसी भी जानकारी को लिखकर डिजिटल माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ब्लॉग कहलाता है। फिर से देखिए, अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान या किसी भी जानकारी को लिखकर डिजिटल माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ब्लॉग कहलाता है। यह एक डायरी की तरह है जिसमें आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ब्लॉग लेखन क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ब्लॉग लेखन का तात्पर्य क्या है, ब्लॉग की खोज कैसी हो गई, ब्लॉग लेखन करने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ब्लॉग लेखन करने के लिए लेखक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए या लिखने वाले के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसी के साथ साथ ब्लॉग लेखन करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ब्लॉग लेखन का प्रसार कौन कौन से माध्यमों के द्वारा होता है, ब्लॉग लेखन से कौन कौन से आर्थिक लाभ होते हैं, ये बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है।
तो पहले मैं परिचित पढ़ती हूँ और उसका स्पष्टीकरण समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेलफोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक जी ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो ब्लॉग लेखन होता है उसमें हम अपने विचार, अपने मत व्यक्त कर सकते हैं एक डिजिटल के माध्यम से। उसी के साथ साथ ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का कोई बंधन नहीं होता। हम विस्तार से लिख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम ये ब्लॉग लेखन के हैं। अखबार, पत्रिका या पुस्तक, पहले ज़माने में हम अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ है आधुनिक युग में कि उसके बजाय कंप्यूटर, टैब या सेलफोन, इसका हम इस डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल आज लोग करने लगे हैं। उसी के साथ साथ आज जो युवा वर्ग है तो उनकी संख्या इस ब्लॉग लेखन में ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले तो लोग ज़्यादातर किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज क्या हुआ है कि जो युवा वर्ग है वो इस ब्लॉग लेखन में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है ब्लॉग की खोज। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि ब्लॉग की खोज कैसे होगी। तो जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तापित करके उसे व्यवहार में लाया और हमारे भारत देश में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह लोकप्रिय भी हो गई और इसे नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई। अब आगे देखो, ब्लॉग लेखन
शुरू करने की प्रक्रिया कि ब्लॉग लेखन कैसे शुरू किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो देखिए। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। यानी ब्लॉग लेखन की जो प्रक्रिया है वो कैसी शुरू की जाती है, ये लेखक ने यहाँ पर बताया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीकी प्रक्रिया है, इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना पड़ता है, सर्वर से उसे जोड़ना पड़ता है और अपने विषय की सामग्री, जो कुछ भी हमने जो विषय लिया है उसका जो विस्तार से लेखन कार्य वगैरह जो कुछ भी है वो सामग्री समाविष्ट कर इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो विस्तृत जानकारी के लिए गूगल पर जाना पड़ता है या गूगल पर जाने से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण, यानी ब्लॉग लेखन करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए ये बताने का प्रयत्न किया है। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद प्रस्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन, भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परिच्छेद में लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि ब्लॉग लेखन के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात विपुल पठन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, भाषा सहज प्रभावमयी होनी चाहिए ताकि पाठक का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो जाए। लेखक के पास विषय से संबंधित अनेक संदर्भ होने चाहिए, घटनाएं होनी चाहिए, यादें होनी चाहिए, अनुभव होने चाहिए। उसी के साथ साथ जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, यानी जो भी आपका विषय है, तो उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन कौन से पहलू हैं, आपकी ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन यानी सजावट,
ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यह सतत लेखन से ही संभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर लेखक ने ब्लॉग लेखन में विषय में आशय की गहराई होना आवश्यक है। भाषा प्रवाहमयी, सीधी सादी सहज ऐसी भाषा होनी चाहिए, तभी उस भाषा का प्रभाव पढ़ने वाले के मन पर हो सकता है। ब्लॉग लेखन में क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, ज़्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीधी सरल भाषा हो तो सामने वाले के समझ में आ जाती है। उचित विशेषणों का प्रयोग भाषा को सुंदरता प्रदान करता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। बांकपन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सजावट या उसकी सुंदरता या उसका सौंदर्य। किसी भी शैली का विकास एक दिन में नहीं होता, ऐसा लेखक का कहना है। बार बार लेखन कार्य करने से ये संभव होता है। जिस प्रकार एक गायक प्रतिदिन रियाज करता है, तभी उसकी गायकी या वो उस गायकी में निपुण बन जाता है। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की एक शैली विकसित होती है और पाठक को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ब्लॉग लेखक के लिए ये सारे गुण हो, तभी उसका ब्लॉग लेखन अच्छा या सामने वाले को भाने वाला होता है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। पाठ का जो उर्वरित हिस्सा है वो हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।